हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अपन ने पाचन तंत्र में कल अपन लीवर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज आज उससे आगे अपन पाचन तंत्र पे बात करने वाले हैं। एक बार मुझे यस लिख दो भाई, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि मेरी जो आवाज़ है वो आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। जी ओके। कल अपन पाचन तंत्र में लीवर के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, थोड़ी सी अपन वहीं से देख लेते हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को प्रॉपर समझ पाए। लीवर 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 के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं बेटा हिपेटिक सेल। कौन सी सेल? हिपेटिक सेल। हिपेटिक सेल। और हिपेटिक सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी कहते हैं। अतः लीवर, स्टडी ऑफ लीवर या लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लीवर हिपेटोलॉजी कहलाता है। कौन सा लॉजी कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी कहलाता है। एक बात और सुनना, लीवर किसका सीक्रेशन करता है? तो लीवर के अंदर से जो रस निकलता है उस रस का नाम है पित्तरस। कौन सा रस पाया जाता है इसके अंदर? प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर जो रस पाया जाता है बेटा वो पाया जाता है पित्तरस। और पित्तरस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो पित्तरस के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला पाया जाता है इसके अंदर पित्त लवण। पित्त लवण। और दूसरा इसके अंदर पाया जाता है पित्त वर्णक। क्या पाया जाता है? पित्त वर्णक। जी, अपन ने कल यहां तक अपन ने थोड़ी सी बात कर ली थी। आगे देखते हैं। और लीवर के बाद अपन बात कर रहे थे अग्नाशय ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि की बात कर रहे थे? अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अग्नाशय ग्रंथि जो है वो मिक्स ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मिश्रित ग्रंथि है। सुनो, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और एक बात और दिमाग में रखना, कैसी मिक्स ग्लैंड है? सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है। और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होता क्या क्या है वो अपन देखने वाले हैं। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होते हैं दो भाग। कितने भाग होते हैं अग्नाशय ग्रंथि के? दो भाग। देखो कौन कौन से दो भाग होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर दो भाग होते हैं। पहला तो होता है बहिस्त्रावी भाग। कौन सा भाग? बहिस्त्रावी भाग। बहिस्त्रावी भाग। जी। दूसरा होता है इसका अंतःस्त्रावी भाग। कौन सा भाग होता है? अंतःस्त्रावी भाग। अंतःस्त्रावी भाग। जी ओके। बहिस्त्रावी जो भाग है वो कितने प्रतिशत होता है? बहिस्त्रावी भाग सबसे ज्यादा यही होता है भाई। इसके अंदर 97 से 98% क्या निकलते हैं? जूस निकलते हैं। और 2% इसके अंदर क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। 2%, 1 से 2% इसके अंदर जो है वो हार्मोन निकलते हैं। सुनो आगे की बात, ध्यान से सुनना। ये जो भाग है इसको बोलते हैं एसिनी पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं इसको? एसिनी भाग। कौन सा भाग बोलते हैं? एसिनी भाग। और इस भाग के अंदर, इस भाग का नाम है लेंगरहैंस दीपिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? लेंगरहैंस दीपिकाएं। दीपिकाएं, ये अपन बात करने वाले हैं। और इन लेंगरहैंस की खोज, दीपिकाओं की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक लेंगरहैंस ने। आगे देखिए आप एक बार, थोड़ा सा पेज को अपन स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो मैं खोज करने वाले वैज्ञानिक है लेंगरहैंस। कौन से हैंस? लेंगरहैंस ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई, क्या पता परीक्षा में कैसा सवाल आ जाए। और बात सुनो, इसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर? इसके अंदर बेटा पाई जाती हैं आपके 3 कोशिकाएं। अब कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है अपन देखते हैं, और इन कौन कौन सी कोशिकाओं से क्या होता है वो भी अपन देखते हैं। एक बेटा इसके अंदर निकलती है आपकी एल्फा सेल।
एक होती है इसके अंदर अल्फा सेल, एक होती है बेटा इसके अंदर आपकी बीटा सेल, एक होती है इसके अंदर नंबर 3 नंबर डेल्टा सेल। दिमाग में रखना भाई, ये तीनों, इन तीनों कोशिकाओं का संबंध किससे बेटा? लिंगरहैंस दीपिकाओं से है। आगे सुनो, अब ये क्या क्या करते हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। देखिए भाई, लिंगरहैंस के अंदर ये जो अल्फा सेल है, ये किसका सिक्रेशन करती है? एक ग्लूकेगोन हार्मोन का, ग्लूकेगोन हार्मोन का। और ये जो है वो किसका सिक्रेशन करती है बेटा? ये एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और ये करती है सिक्रेशन सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। जी, आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसका अध्ययन अपन यहाँ नहीं करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे अपन अंतःस्रावी तंत्र में। तो मैं बता देता हूँ एक बार, जब मैं पढ़ाऊँ तब आप मेरे को दोबारा याद दिला देना कि भाई इसका अध्ययन मैंने किसके लिए बोला है, अंतःस्रावी तंत्र। अगला टॉपिक अपना ये रहेगा, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर इसका अध्ययन करेंगे, क्या क्या इनके काम है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन अपन इन सब चीजों का क्या करेंगे, अध्ययन। वापिस आते हैं अपन, माफी चाहता हूँ, बीच में थोड़ी सी टेक्निकल समस्या हमारी आ गई थी, तो मैं उसका समाधान एक बार कर देता हूँ। जी, अपन बात कर रहे थे भाई इस एसिनी भाग की, बहिस्त्रवी भाग की। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो सुनो। इनके अंदर इस एसिनी भाग से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है इसके अंदर से? इसके अंदर से निकलता है पाचक रस। इस पाचक रस को एक नाम से जाना जाता है बेटा, उस पाचक रस का नाम है संपूर्ण पाचक रस। कौन सा रस बोलते हैं इसको? संपूर्ण पाचक रस। जी, एक बार मुझे कमेंट डाल के ये बता दीजिए कि भाई मेरी जो आवाज है वो अब तक प्रॉपर पहुंच रही है क्या? जी जी, रेशमा कंवर जी, मैं क्लास में आ गया हूं, एक बार आप मुझे यस लिख दो ताकि मैं प्रॉपर समझ जाऊं कि मेरी जो आवाज है वो अब तक प्रॉपर पहुंच रही है। एक बार प्लीज यस लिखिए भाई, एक बार सारे विद्यार्थी जो मुझसे लाइव जुड़े हैं, एक बार यस लिख दो भाई। जी ओके, जी जी, इसको अपन बोलते हैं संपूर्ण पाचक रस। कौन सा रस बोलते हैं? संपूर्ण पाचक रस। अब सवाल आता है कि सर इसको संपूर्ण पाचक रस क्यों बोलते हैं? तो सुनिए भाई, सभी जीव अणुओं का ये पाचन करता है, सभी जीव अणुओं का क्या करता है? का पाचन करता है। इस वजह से इसको बोलते हैं पाचक रस, पाचन करता है। जी, अब इसके अंदर होता क्या क्या है तो सुनो, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं अपन बात कर लेते हैं एक बार। पाचक रस के अंदर क्या क्या होता है, मैं अगले पैनल पे चलता हूं भाई। पाचक रस, संपूर्ण पाचक रस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मैं अपन डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं उसका। संपूर्ण पाचक रस, इस संपूर्ण पाचक रस का क्या नाम है? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। और सभी जीवाणुओं को पाचन कर देता है। कैसे कर देता है अपन देखते हैं, सुनो। और एक अपनी यहां जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का विद्यार्थियों नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। प्रोटीएज एंजाइम का सिक्रेशन कहां से होता है तो दिमाग में रखना। दूसरा जो एंजाइम इसके अंदर निकलता है बेटा उसका नाम है लाइपेज। कौन सा पेज? लाइपेज। और तीसरा जो एंजाइम निकलता है वो बेटा है इसके अंदर एमाइलेज। कौन सा लेज? एमाइलेज। और चौथा 4 नंबर वाला जो है बेटा वो उसका नाम है 4 नंबर पे जो है उसका मैं यहां नाम लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, न्यूक्लिएज नाम है उसका। क्या नाम है? न्यूक्लिएज। जी सुनिए,
देखियो अब क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर ये किसका पाचन करता है, तो पहले तो ध्यान रखना प्रोटीज जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है भाई साहब, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। अब इस प्रोटीज एंजाइम के अंदर होता क्या क्या है वो सुनिए, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो इसके अंदर होता है बेटा आपका ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। एक बेटा इसके अंदर होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन। खास बात क्या है बताऊं आपको, ये एंजाइम होते हैं इनएक्टिव स्टेज में। किस स्टेज में होते हैं ये दोनों एंजाइम, एक्रिय अवस्था में होते हैं भाई साहब। ये जो दोनों एंजाइम है ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अब ये एक्टिव कैसे होंगे बात करेंगे। इनएक्टिव एंजाइम ये जो है वो प्रोटीन का पाचन अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं थोड़ी देर में बात करेंगे इसकी। एक बार तो आप समझ लीजिए, एक बार मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उस बात को आप बहुत गंभीरता से समझ लीजिए जी। अब यहां देखिए बेटा, लाइपेज कभी भी जिंदगी में नाम देखे ना भाई साहब, लाइपेज करता है वसा का पाचन। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन, वसा का पाचन जी। और ये एमाइलेज करता है भाई साहब कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख्य गुहा में भी हो गया था, वो माल्टोज में बदल गया था। उसके बाद कैसे होता है हम बात करेंगे। और ये जो न्यूक्लियस है ये किसका पाचन करता है, न्यूक्लिक अम्ल का। किसका पाचन करता है ये, न्यूक्लिक अम्ल का। एक बार आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैं इसको नीचे कर रहा हूं। देखो बेटा, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर से जो रस निकलता है बेटा उसको अग्नाशय रस कहते हैं। इसकी पीएच और लिख देता हूं मैं एक बार बेटा। इसकी जो पीएच है ना वो होती है आपकी 7.5 to 8, ये होती है इसकी पीएच। ठीक है जी, जी बिल्कुल। प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अंदर होता है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये एक्रिय अवस्था में होता है। इस बात का दिमाग में ध्यान रखना आप। दूसरा होता है लाइपेज जो किसका पाचन करता है बेटा जी, वो वसा का पाचन करता है। तीसरा निकलता है इसके अंदर एमाइलेज जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। चौथा निकलता है न्यूक्लियेज जो किसका पाचन करता है, न्यूक्लिक अम्ल का जी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आशा करता हूं मैं इस बात की। सुनो, अब अपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि भाई ये तीनों जो है ना वो इनएक्टिव स्टेज में है। इनको एक्टिव कौन करता है, तो देखिए ये जो मैंने अभी नाम लिखा है, मैंने अभी आपके सामने नाम लिखा है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। ये कैसा है बेटा, ये अभी तो एक्रिय है। कैसा है ये, अभी तो किस अवस्था में है ये, इनएक्टिव है। अब देखो बात सुना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं पुनः। इसके ऊपर एक रस आता है, उस रस का मैं नाम बताता हूं आपको। एक ग्रहणी होती है आपके छोटे हाथ का, जो पहला भाग होता है ना उसको बोलते हैं ग्रहणी, ग्रहणी। और ग्रहणी से निकलता है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। दिमाग में सेट कर लेना भाई साहब। ये जैसे ही रस किस में जाएगा, अग्नाशय रस तो ग्रहणी वाले भाग में जाएगा ना छोटे हाथ के, जी बिल्कुल सर जाएगा। और ये ग्रहणी वाले भाग में वहां से क्या निकलता है आपका, आपका बेटा निकलता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज जब इस ट्रिप्सिनोजन पे गिरेगा तो ये किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके ट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये बेटा, ये ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन किस अवस्था में होता है, सक्रिय होता है। तो सक्रिय ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, बहुत बार पेपर में प्रश्न आया। तो एंटेरोकाइनेज जो कहां से निकलता है, आपकी घृणी वाले भाग से निकलता है। घृणी वाला भाग होता कहां पे है, तो लिख देता हूं मैं छोटी आंत में। देखो ये सारी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। मैंने तो खाली आपको ये बताया कि ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन बदलता है, घृणी आंत में से एक रसायन निकलता है, केमिकल निकलता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, जो किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन आराम से किसका पाचन करेगा भाई साहब, ये आराम से पाचन करेगा प्रोटीन का। अब प्रोटीन का तो क्यों करेगा भाई साहब, प्रोटीन का पाचन तो आपके पेट में पेप्सिन ने कर दिया और वहां क्या बन गया था, पेप्टोन्स। ये अब ये आराम से किसका पाचन कर देगा, ये पेप्टोन्स का पाचन कर देगा। सुनो, पेप्टोन्स का पाचन कर देगा, पेप्टोन्स का पाचन करेगा।
चलो जी, आई होप आपके समझ में आई होगी लाइन। अब देखते हैं ये सारी चीज जो निकली है ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अपन बात देखते हैं कि अपन छोटी हाथ में चलें वापस, क्योंकि ये जो रस है ये कहाँ जाएगा, छोटी हाथ के ग्रहणी वाले भाग में जाएगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं सब छोटी हाथ। अब छोटी हाथ में क्या क्या चीजें होती है वो सुनो। छोटी हाथ की लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आराम से आप देख सकते हैं। छोटी हाथ के बेटा कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते कौन कौन से हैं, तो समझिए आप एक बार, फिर क्या बात समझनी है वो बात समझिए आप। छोटी हाथ का बेटा जो पहला भाग है उसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी डेडुनम। तो आप डी से याद रखना, और पहला भाग है उसका नाम है ग्रहणी पार्ट, ये आपकी छोटी हाथ का है। और छोटी हाथ का जो सेकंड पार्ट है ना बेटा जी, उसका नाम है जे से याद रखना, जेजुनम। क्या नाम, जेजुनम। जी सर, समझ में आ गया। इसी जेजुनम को बोलते हैं मध्यांतर। और तीसरा जो भाग है वो है बेटा इलियम। कौन सा भाग है आपका, इलिया, जिसको अपन आई से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं क्षुद्रांतर। छोटी आंत का जो तीसरा भाग है उसका नाम है क्षुद्रांतर। ओके जी, सुनिए। अब छोटी आंत के इस वाले भाग में क्या पाई जाती है, बुर्नर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं आपकी, बुर्नर ग्रंथियां पाई जाती है। दिमाग में रख लेना भाई, बुर्नर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में पाई जाते हैं। सबसे अधिक पाचन भी कहाँ पे होगा, सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत के इसी भाग में होता है। सभी जैव अणुओं का पाचन होता है। अब कैसे होता है मैं लिखाऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा। सभी जैव अणुओं का पाचन। अब कैसे करेगा समझे। और सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है। सर्वाधिक पाचन यहाँ देखा जाता है जी सर। और छोटी आंत के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है बेटा जी, बुर्नर ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये जेजुनम में क्या होता है, यहाँ होता है बेटा अवशोषण। अब ये अवशोषण है क्या, मैं आगे बताऊंगा अवशोषण क्या होता है। पचित भोजन को रक्त में डालना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। और अवशोषण किसके माध्यम से किया जाता है, तो यहाँ पाई जाती है सूक्ष्म अंकुर। छोटी छोटी रक्त की क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं रसांकुर, या उनको बोलते हैं सूक्ष्म अंकुर, रसांकुर बोलते हैं बेटा। रसांकुर या जिनको बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं आपका, विलाई। तो थोड़ा ध्यान में रखना भाई, सूक्ष्म अंकुर या रसंकुर, सूक्ष्मांकुर कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पाई जाती है। और सर्वाधिक जो भोजन स्टोरेज कहाँ पे होता है मेरे बेटा जी, भोजन का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है, स्टोर यहाँ पे होता है, स्टोरेज। अब तो आप बात सुनिए कि भाई साहब पाचन होता कैसे। देखो मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर रहा हूँ और आप आराम से इस बात को समझिए। बेटा जी छोटे हाथ के कितने भाग होते हैं, मुन्ना छोटे हाथ के 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है ग्रहणी, दूसरे का नाम है जेजुनम, तीसरे का नाम है बेटा इलियम। ग्रहणी वाले भाग में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं आपकी, बुर्नर ग्रंथियां पाई जाती हैं जी। ओके। और ये किसका पाचन करती है, सभी जीव अणुओं का पाचन करती है। और सर्वाधिक पाचन आपकी ग्रहणी वाले भाग में होता है। जेजुनम कौन सा भाग है, मध्यांतर। अवशोषण होता है किसके माध्यम से होता है, विलाई की। और सर्वाधिक स्टोरेज जो होती है वो आपकी कहाँ होती है बेटा जी, क्षुद्रांतर। अब देखो पाचन होता कैसे है ग्रहणी वाले में, उन चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि भाई साहब प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, पेप्सिन चाहिए और ट्रिप्सिन चाहिए। मतलब छोटी आंत में ट्रिप्सिन और पेट में आपका पेप्सिन। तो इस ट्रिप्सिन था कैसे, ये इनएक्टिव में था, तो ट्रिप्सिन को सक्रिय किसने किया, एंटेरोकाइनेज ने किया। अब ये हो गया सक्रिय जी बिल्कुल। अमाशय में कैसे पाचन कर दिया आपने, इसको पेप्टोन्स में बदल दिया पेप्टाइड में। अब आगे सुनो, अब आपके पास है ये पेप्टाइड्स, मतलब एक पर प्रोटीन ही है ये भी। इस प्रोटीन का पाचन करेगा कौन भाई, तो इसका पाचन करेगा आपका ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, वैसे तो ये अग्नाशय में पाया जाता है, काम कहाँ करता है ये, ग्रहणी वाले भाग में। और इस पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे भाई, तो पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा जी, बिल्कुल कर देगा। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया ना प्रोटीन का पाचन, ये लो प्रोटीन का पाचन। और कहाँ हुआ ये, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। किसने किया, ट्रिप्सिन ने किया जी। ओके सेकंड देखिए आप, तो वसा का पाचन, वसा का पाचन करेगा कौन, वो देखिए। वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम है उसका नाम है बेटा लाइपेज। कौन सा पेज, लाइपेज। लाइपेज करेगा सब वसा का पाचन।
कैसे करेगा सुनिए। वसा को फैटी एसिड में तोड़ा किसने, आपके पित्त लवण ने, बाइल जूस ने। इस फैटी एसिड को मतलब लिपिड को लाइपेज जो है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, कर देगा ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में। जी ओके, ये तो वसा का पाचन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखते हैं अपन। ये लो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सुनिए। 3 नंबर पर अपन डाइजेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन करेगा, एमाइलेज करेगा। और कार्बोहाइड्रेट तो सर अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या दिक्कत हुई, अलग अलग एंजाइम निकल जाएंगे, कहां से निकलेंगे, आएंगे तो ये गरने वाले भाग में, लेकिन निकलेंगे कहां से, आपके अग्नाशय से। देखो जैसे आपके पास सुगर हो, सुगर को मतलब सुक्रोज, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है। ये सुक्रोज को एक एंजाइम है सुक्रेज, कौन सा जेज, सुक्रेज, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जी याद रखना, जी से ग्लूकोज, और साथ में किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज में। हो गया, यही तो पाचन है। जी बिल्कुल, दीपा भाई जाट करेगी सर, समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है दीपा भाई जाट भाई। आगे सुनो, अगर आपके पास क्या हो माल्टोज हो, तो कौन सा एंजाइम निकलेगा, ग्रहणी वाले भाग में, हालांकि अग्नाशय से निकलता है तो उसको बोलते हैं माल्टेज। कौन माल्टेज किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये 2 ग्लूकोज के अणु बन जाएंगे यहाँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मान लो सर दूध हो, तो दूध में भी कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल होता है। ये 1 नंबर लो, ये 2 नंबर लो, और ये 3 नंबर लो। दूध को बोलते हैं लैक्टोज। दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज। इस लैक्टोज को कौन कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टेज, ग्लेक्टेज, ग्लेक्टेज। जी, इस प्रकार से किसका पाचन हो गया प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से पाचन हो गया आपके वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, और आपके प्रोटीन का। देख लो आप, पाचन है क्या, यही तो पाचन है। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ना, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में, प्रोटीन को किस में तोड़ना, एमिनो एसिड में, फैटी एसिड को किस में तोड़ना, ग्लिसरॉल में। यही तो बेटा डाइजेशन है, और यही डाइजेशन है। सर्वाधिक डाइजेशन का होता है मुन्ना छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है। अब आगे चलते हैं अपन। अब छोटी आंत में जितना काम, जितनी चीजें, मतलब जिन जिन का पाचन होना था उनका हो गया। अब भोजन या तो पचित हो जाएगा या अपचित हो जाएगा। तो अब ये भोजन जाएगा कहां बेटा, ये जाएगा बड़ी आंत में। किस में जाएगा, आपकी बड़ी आंत में। सुनो, बड़ी आंत, बड़ी आंत नाम ही बड़ी आंत है, उसकी कैविटी ज्यादा है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1 to 1.5 मीटर। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता है। तो लिख रहा हूं मैं, भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। जी सर, तो क्या होता है, यहां से पचित व अपचित भोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो बड़ी आंत का जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, निष्कासन। क्या मल के रूप में पचित व अपचित भोजन को क्या करना, निष्कासित करना, बाहर निकालना। पचित प्लस अपचित फूड, मल या विष्ठा। कभी कभी पेपर में सवाल आ जाता है विष्ठा क्या है, तो अपचित या अपचित भोजन है, विष्ठा को त्यागना। जी ओके, सुनो, तो भोजन का पाचन नहीं होता भाई साहब, 1 से लेकर 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। पचित व अपचित भोजन का क्या होता है, यहाँ से निष्कासन होता है। अब सवाल आता है कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो बेटा सुनो, बड़ी आंत के बेटा 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बड़ी आंत के 3 भाग, देखते हैं।
बड़ी आंत का जो पहला भाग है बेटा उसका नाम है सिक्कम। क्या नाम है? सिक्कम। दूसरा जो भाग है वो है कोलोन। और तीसरा जो भाग है वो है आपका रेक्टम। और यहां से इस रेक्टम जुड़ा होता है मलाशय से, या मल का क्या होता है? त्याग। मल त्याग इसी के माध्यम से होता है, मल का त्याग। और आपके इस बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग है ना वो है कोलोन। सुनो, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग क्या है आपका? कोलोन है जी। ओके। और इसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है, सुनो। इस कोलोन के अंदर क्या पाया जाता है मुन्ना? इस कोलोन के अंदर पाया जाता है एक जीवाणु। उस जीवाणु का नाम है इकोलोई जीवाणु। बहुत बार परीक्षा में आ गया है भाई ये। इकोलोई जीवाणु कहां पाया जाता है? बड़ी आंत में। इकोलोई जीवाणु पाया जाता है इसके अंदर, इकोलोई बैक्टीरिया। क्या करता है ये जीवाणु? सुनो, जो भोजन पच गया या जो अपचित भोजन है, सुनो इसका काम सुनना आप। पचित प्लस अपचित, पचित प्लस अपचित जो फूड है उसको ये क्या करता है? दो चीजों में कन्वर्ट करता है भाई साहब। वो इसकी कौन कौन सी दो चीजों में कन्वर्ट करता है तो सुनना। एक तो इसे निकालता है, मानव शरीर को देता है विटामिन B12। और शरीर से त्याग किसका करता है? मल का त्याग कर देता है। ये मल में कन्वर्ट कर देता है पचित व अपचित भोजन को। तो बहुत बार बेटा परीक्षा में आया कि भाई पचित भोजन को मल के रूप में कन्वर्ट कौन करता है? तो आपका इकोलोई जीवाणु करता है बेटा जी। ठीक है जी। ये जो इकोलोई जीवाणु है ना, ये अपचित, ये पचित भोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? विटामिन B12 में। और साथ में किसका त्याग करता है और किसका निर्माण कर देता है? मल का त्याग कर देता है। और ये विटामिन B12 का जो नाम है ना बेटा वो है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। बाकी इसको विटामिन में पढ़ेंगे, कोबाल्मिन जी। ओके। सुनो, और मल के अंदर जो स्मेल होती है ना वो बेटा इंडोल के कारण आती है। एक कंपाउंड है, मैं लिख रहा हूं इंडोल के कारण। इंडोल के कारण गंध, इंडोल के कारण इसमें क्या आती है? स्मेल आती है। गंध का जो कारण है वो इंडोल है। सुनो आप, दोबारा सुनो एक बार, सारी चीजों को एक बार छुट्टा कर दूं ताकि आप समझ पाओ। देखिए भाई एक बार आराम से देखो। बड़ी आंत की लंबाई कितनी बेटा जी? बड़ी आंत की लंबाई है 1 से 1.5 मीटर। ओके सर। भोजन का क्या करता है? पाचन नहीं होता है। क्या काम है यहाँ? निष्कासन। कैसे? पचित व अपचित भोजन को फूड के रूप में या विष्टा के रूप में त्यागना जी। ओके। बड़ी आंत के कितने भाग हैं बेटा जी? 3 भाग हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम का क्या काम है? मल के रूप में त्याग। और ये मल को कहां भेज देता है? मलाशय में। कोलोन जो है वो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। और इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी आंत के अंदर मतलब कोलोन के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इकोलोई जीवाणु पाया जाता है। एक बात और सुनो, ये इकोलोई जीवाणु सहजीवी जीवाणु है भाई। कैसा है? सहजीवी है। सहजीवी, सहजीवी जीवाणु के रूप में काम करता है। सुनो, ये क्या करता है? पचित व अपचित भोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? विटामिन B12। और मल का क्या कर देता है? त्याग। और मल में जो स्मेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मल में जो स्मेल है वो किसके कारण आती है? आपकी इंडोल के कारण आती है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मल का त्याग कौन करता है? आपका रेक्टम वाला भाग करता है। और मल के अंदर जो स्मेल है वो किसके कारण आती है? इंडोल। सुनो, और ये जो साइनोकोबाल्मिन है ना, इसका अवशोषण किसके माध्यम से किया जाता है? मैं आपको पढ़ाया था मैंने, नेज कारकों के माध्यम से। नेज कारकों के माध्यम से शरीर इनका क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। तो ध्यान रखना भाई, शरीर अवशोषण करता है। और ये नेज कारक कहां से निकलते हैं? तो सुनो, ये नेज कारक निकलते हैं आपके अमाशय से। किस में से निकलते हैं? मैंने पढ़ा रखा पीछे। नेज कारक क्या काम करते हैं? ये जो साइनोकोबाल बनता है, विटामिन B12 बनता है, इनको नेज कारकों की मदद से शरीर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो पाचन की प्रक्रिया बेटा यहां समाप्त हो जाती है। लेकिन पचित भोजन को अब क्या करेंगे अपन? अवशोषित करेंगे। देखो सुनो, अगली वाली बात बड़ी ध्यान से सुनना बेटा। अवशोषण। देखो पाचन में 3 चीजें होती हैं, एक ग्रहण, फिर पाचन, और फिर अवशोषण, और फिर स्वांगीकरण, और साथ में त्यागना या मतलब मल के रूप में त्याग जी। हो गया। पचित फूड को
अपचित फूड को ब्लड में मतलब रक्त में डालना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण क्या है? अपचित भोजन को किस में डालना? रक्त में डालना, ताकि उसे एनर्जी बनाई जा सके। सुनो, अब अवशोषण कौन कौन सा अंग किस किस का अवशोषण करता है वो सुनो। बड़ा बढ़िया प्रश्न है भाई। तो सबसे पहले अवशोषण की घटना होती है आपके मुख गुहा में। कहां होती है? मुख गुहा में। मुख गुहा में किसका अवशोषण होता है? एक तो होता है आपके भाई साहब जल का, और साथ में किसका होता है? औषधियों का। जो सवाल बनेगा मैं आपको बता दूंगा। औषधियों का अवशोषण होता है। फिर बात करते हैं अपन आपका आमाशय। सुनो, आमाशय के अंदर किसका अवशोषण होता है? तो सुनो, आपके पेट के अंदर जो अवशोषण होता है, परीक्षा में एक बार सवाल आया था, वो सुनना। आमाशय के अंदर होता है भाई साहब, एक तो होता है सरल शर्करा, सरल शुगर जी, और होता है भाई साहब H2O का। प्लस किसका होता है? प्लस होता है अल्कोहल का अवशोषण। ध्यान रख से सुन लेना, यही परीक्षा में प्रश्न आता है कि अल्कोहल का अवशोषण कौन करता है? आपका आमाशय करता है अल्कोहल का अवशोषण जी। ओके, सुनो आगे बात करते हैं छोटी आंत की। सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। मैं पीछे भी बता चुका हूं, छोटी आंत में भी किसमें? जेजुनम में सर्वाधिक अवशोषण। देखो, एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है। बेटा मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ भाई, मुझे ऐसे लग रहा है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ये, कि अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपके आमाशय में होता है जी। ओके, और सर्वाधिक अवशोषण का होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है बेटा? तो मैं आपको बता चुका हूँ, जेजुनम में होता है। किसके माध्यम से होता है? रसांकुरों के माध्यम से होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा। देखो, सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो आपके कहां पे होता है? आपकी छोटी आंत में होता है बेटा जी। देखो, छोटी आंत में किस किस का अवशोषण होता है? सुनो भाई, छोटी आंत में जिसका जिसका अवशोषण होता है मैं लिखता हूं। कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा सर प्रोटीन का। जो मैं प्रश्न आएगा ना मैं बता दूंगा। और एक होता है लिपिड का, मतलब फैट का। और चौथा जो लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा आपके। प्रश्न आएगा कि विटामिन का अवशोषण कहां होते होता है बेटा? तो विटामिन का अवशोषण होता है आपकी छोटी आंत में। विटामिन का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण जी। ओके जी, आगे चलते हैं। और फिर बच गई आपकी एक बड़ी आंत। सुनो, नंबर 4 बड़ी आंत। बड़ी आंत में भाई साहब, बड़ी आंत का काम क्या है? अवशोषण करना ही काम है। बड़ी आंत का काम तो अवशोषण करना ही है। बड़ी आंत में किसका? एक तो होता है जल का, और किसका होता है? NaCl का, और किसका होता है? खनिजों का अवशोषण। इन सब का अवशोषण कहां होता है? खनिजों का अवशोषण प्रश्न आए ना तो बड़ी आंत में होता है। ये है भाई साहब अवशोषण। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए खतरनाक प्रश्न बताया है मैंने। सुनो, अवशोषण क्या है? पचित भोजन को ब्लड में डालना अवशोषण है। मुख गुहा में औषधियों का अवशोषण। आमाशय के अंदर इंपॉर्टेंट है आपका अल्कोहल का अवशोषण। छोटी आंत में किसका अवशोषण बेटा? विटामिन का अवशोषण पूछे ना तो छोटी आंत है। और बड़ी आंत में किसका अवशोषण? NaCl का, जल का और खनिजों का। सुनो, अब चलते हैं अपन आगे। फिर पढ़ते हैं पाचन तंत्र से संबंधित रोग। पाचन तंत्र से संबंधित रोग। अब पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग हैं अपन बात ही कर लेते हैं एक साथ। पहले रोग की मैं बात करूं तो बहुत बार परीक्षा में आता है पीलिया रोग। पीलिया रोग, इसी पीलिया रोग को बोलते हैं जॉइंट डिस्क।
परीक्षा में प्रश्न आ भी जाए ना, जॉन्डिस का संबंध किससे है, कौन से अंग से है, तो बेटा ध्यान से सुन लेना आप। और मैंने लिखा भी पीले कलर से है, आपकी लीवर से, यकृत से संबंध है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। अच्छा साहब, इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यकृत के अंदर पित्त वर्णक होते हैं और उसमें बिलरुबिन और बिलवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलरुबिन प्लस बिलवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी पीली के समय। अच्छा क्या लक्षण क्या क्या है, सुनो लक्षण सुनो आप। तो भाई पीलिया के समय प्रभावित अंग कौन सा, बेटा लीवर है। लक्षण है स्किन, सॉरी आपकी त्वचा, नाखून और मांसपेशियों। इन सब का रंग कैसा हो जाएगा बेटा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला। दोबारा सुनो, बहुत बार बोलते हैं कि पीलिया का संबंध कौन से अंग से है, तो बेटा पीलिया का संबंध जो है ना आपकी यकृत से है। लीवर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। और साहब क्या होता है इसमें, बिलरुबिन और बिलवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। और क्या होता है, त्वचा, नाखून और मांसपेशियों का रंग बेटा जी कैसा हो जाता है, पीला। आगे एक और बीमारी देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा भाई इसके बारे में। सुनो, एक और बीमारी जो मैं लिख रहा हूं वो है हर्निया, और मुख्य रूप से ये पुरुषों में होता है भाई साहब, हर्निया। हर्निया क्या है, आहार नाल की लंबाई बढ़कर पुरुषों में कहा जाती है, वृषण कोष में आ जाती है, वृषण कोष में आ जाती है। और वृषण कोष में आने से भाई साहब भयंकर बड़ा क्या होता है, दर्द होता है। भयंकर क्या होता है बेटा, दर्द होता है, दर्द का अनुभव होता है। तो बहुत बात परीक्षा में आता है कि भाई साहब हर्निया क्या है, कुछ नहीं होता भाई साहब। हर्निया के अंदर आपकी जो आहार नाल है ना उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और आहार नाल की लंबाई बढ़कर कहाँ जाती है, आपके वृषण कोष में जाती है। और महिलाओं में भी होता है हर्निया, ऐसी बात नहीं, लेकिन महिलाओं में कम होता है। महिलाओं में आहार नाल की लंबाई बढ़कर कहाँ जाती है, उनके पेट के नीचे तक आ जाती है, उसको भी हर्निया ही बोलते हैं। सुनो एक रोग और बता देता हूं मैं, आजकल जिस रोग से लोग सबसे ज्यादा परेशान है, देखो बेटा जी उसका मैं नाम लिख रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना। उस रोग का नाम है मोटापा। कौन सा, उस रोग का नाम है बेटा जी मोटापा। मोटापा, मोटापा। और लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसी बीमारी से परेशान है, मोटापा। ये होता है किसके कारण भाई साहब, ओवर ईटिंग के कारण होता है ये। इसके कई कारण है मोटापे के, एक तो ओवर ईटिंग, एक तो ये रीजन है सबसे ज्यादा, तो यही है। दूसरा दूसरा इसका रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस, ये तीन बीमारियां हैं साहब, पढ़ लेना भाई इनको। और एक बार मैं पैनल को कर देता हूं अच्छे से सेट। आ गया ना समझ में, हर्निया का संबंध किससे है, वृषण कोष से है। पीलिया का संबंध किससे है, यकृत से है। एक कि साहब बहुत ज्यादा लोग मोटे हो जाएं तो उनका इलाज क्या है भाई साहब, उनका इलाज या तो योगा करो। साहब हम तो योगा नहीं करना चाह रहे, मत करो भाई। आपको एक तरीका बताता हूं, बोरियाट्रिक सर्जरी होती है एक, बोरियाटिक सर्जरी। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, छोटी आंत को काट कर उसकी लंबाई को कम कर दिया जाता है। छोटी आंत की लंबाई को काटकर कम कर दिया जाता है। वर्तमान में प्रचलित है भाई साहब ये, छोटी आंत की लंबाई को काटकर कम करना क्या कहलाता है, बोरियोटिक सर्जरी। इसी के साथ विद्यार्थियों अपना जो चैप्टर है पाचन तंत्र वो होता है यहाँ समाप्त, और अपन चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ जी। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे बालको, अगले उस चैप्टर का नाम है बेटा अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा तंत्र, शुरुआत कर देते हैं आज और कल पढ़ेंगे उसको डिटेल से। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। लगातार ही पढ़ा रहे हैं, बायो ही पढ़ रहे हैं बेटा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको, एंडोक्राइन सिस्टम। देखो अब क्या है एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर अपन पढ़ देंगे ग्रंथि। क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अपन,
ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रंथि। बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा साहब, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां। पहले तो बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रंथि चीज क्या है। सुनो, ग्रंथि किसे कहते हैं वो ध्यान से सुनो आप पेपर ना जी। ग्रंथि कहते हैं किसे हैं? कोशिकाओं का समूह है ग्रुप ऑफ सेल जो तरल पदार्थों का स्त्रावण करे, जो तरल पदार्थों का क्या करे? सिक्रेशन करे, स्त्रावण करे। क्या कहलाते हैं? स्त्रावण करे। ये भाई कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जो लिक्विड निकाले, केमिकल निकाले, उसको क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। अब बात करते हैं कि साहब ग्रंथियां होती कितनी प्रकार की हैं, तो सुनो। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों के प्रकार। टाइप ऑफ ग्लैंड। ग्रंथियां बेटा तीन प्रकार की होती हैं और अपन तीनों प्रकार की पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सुनो, ग्रंथियां बेटा तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली ग्रंथि का नाम है बहिस्त्रावी ग्रंथि। और दूसरी जो ग्रंथि है वो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और एक ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि की तरह काम करे और बही की तरह काम करे, उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं उसको? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्लैंड्स। अब साहब इनको बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी क्यों बोलते हैं, तो सुनो। इनमें निकलने वाले रसायनों के आधार पे बोलते हैं ये मिक्स ग्लैंड है, ये अंतःस्त्रावी है, ये बहिस्त्रावी। ऐसी सभी ग्रंथियां जिनमें कोशिकाओं का समूह है रसायनों के रूप में किसका स्त्रावण करे? रसायन के रूप में किसका स्त्रावण करे? वो रसायन के रूप में स्त्रावण करे बेटा जूस का। जूस बोले तो रस का, प्लस एंजाइम का। किसका? एंजाइम का। और प्लस किसका निष्कासन करे? वो कभी कभी एसिड का, HCl भी उसमें काउंटिंग है। वो सारी ग्रंथियां जो किसका स्त्रावण करें? HCl का, जूस का और एंजाइम का। कैसे कहलाते हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। सुनो, बहिस्त्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 7 संख्या होती है बेटा इनकी 7। इनका मेन काम क्या है बेटा जी? सुनो, मेन जो काम है वो सुनिए आप। इनका मेन काम है भोजन का पाचन करना। इनका जो वैसे तो और भी काम है लेकिन मेन काम बता रहा हूं मैं आपको। इनका जो मेन काम है, कार्य क्या है इनका? फूड का पाचन करना। फूड का पाचन जी। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। देखना, एक पैनल को मैं फिर समझा दूंगा आपको, बिल्कुल आपके लिए लिखने के लिए छोड़ देंगे भाई, आप टेंशन मत ले। ये किसका स्त्रावण करते हैं? रसायन के रूप में, रसायन के रूप में स्त्रावण करते हैं हार्मोन का। किसका स्त्रावण करते हैं? हार्मोन का। हार्मोन का स्त्रावण करते हैं वो सारी ग्लैंड जो हार्मोन का स्त्रावण करते हैं वो कौन से तंत्र के अंदर आते हैं? अंतःस्त्रावी तंत्र के अंदर आते हैं। इनका मेन काम क्या है भाई? इनका काम, मेन काम है बॉडी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, शरीर का नियमन करना। मेन काम है इनका शरीर का रेगुलेट करना। रेगुलेट, शरीर को नियमित करना, नियमन करना। तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर को रेगुलेट करना, मतलब नियंत्रित करना। शरीर को रेगुलेट करना, रेगुलेट करना जी। अब प्रश्न करते हैं भाई इनकी संख्या कितनी होती है, तो सुनो। इनकी जो संख्या होती है वो 9 होती है। टोटल कितनी संख्या होती है इनकी? 9। बारी बारी सबको एक एक से डिटेल से बढ़ेंगे। इनकी जो संख्या है वो टोटल कितनी है बेटा? 9 जी। अब एक और रह गई सर, इसको और बता दो, जो लिख लो भाई। सुनो भैया, आप ये जो ग्रंथि है तीसरी, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्लैंड। ये क्या करती है भाई साहब? एंजाइम
और हार्मोन। ऐसे मिश्रित ग्रंथियां उनको कहते हैं जो एंजाइम का भी सिक्रेशन करें और किसका सिक्रेशन करें, हार्मोन, दोनों जिससे निकलते हो उनको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। और ऐसी ग्रंथियों की संख्या टोटल मानव के शरीर में कितनी है बेटा, 3 है। संख्या कितनी है, 3 है, संख्या है इनकी 3। अब देखो कौन कौन सी है, सुनो। एक तो बेटा जी आपकी है ये पहली जो है वो तो ध्यान रखना, अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है जी। दूसरी है आपकी वर्षण, क्या है बेटा, वर्षण। और तीसरी बेटा कौन सी है इसके अंदर, अंडाशय, अंडाशय। सुनो, अब प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो बेटा ध्यान रखना अंडाशय जो अग्नाशय जो ग्रंथि है ना वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। कुछ भाग इसका अपन ने पाचन में अध्ययन कर लिया, बाकी जो बचा अपन इसमें कर ले, मिश्रित ग्रंथि। आगे सुनो, और ये जो अंडाशय है ये क्या है भाई, ये आपकी जनन ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं भाई साहब, जनन ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियां। इनके माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, जिससे मानव के अंदर जनन की जो प्रोसेस है, लैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट होता है। देख लो भाई एक बार टाइप्स ऑफ ग्लैंड को एक बार दोबारा से देख लो आप, छोड़ो। ये है आपका पैनल, आराम से बेटा जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ग्रंथियों की संख्या कितनी है भाई साहब, 3। कौन कौन सी, बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित, सबके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट बेटा जी ले सकते हैं। हाँ जी, ओके, चले आगे जी। अब सबसे पहले अपन बहिस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो सुनो, बहिस्त्रावी ग्रंथि, देखो एक बात बता रहा हूं, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं, इन नलिका युक्त ग्रंथियां होती है बेटा, सॉरी, ये कैसी ग्रंथियां होती हैं, नलिका युक्त, नलिका युक्त होती हैं जी। ओके सर, किसका सिक्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। स्त्रावण जो किसका करते हैं वो हम डिटेल से बात करेंगे, और इनकी संख्या इनमें होती कौन कौन सी है वो भी बात कर लेंगे। एक तो ये स्त्रावण करते हैं भाई साहब HCl का, और स्त्रावण किसका करते हैं, ये स्त्रावण करते हैं रस का, मतलब जूस का। और किसका स्त्रावण करते हैं, एंजाइम का। किसका, एंजाइम का। जी सर, यहां तक बेटा आपके समझ में आया, जी सर हमारे समझ में आया। आगे देखते हैं संख्या कितनी होती है इनकी, 7 होती है। अब कौन कौन सी होती है अपन देखते हैं। देखो भैया आप आराम से एक बार, सबसे पहली जो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है वो होती है अश्रु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है भाई, आंसू आते हैं ना आपके जब आप इमोशनल हो जाते हैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। इसको एक और नाम दिमाग में रखना, लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं भाई इसको, लेक्राइमल ग्लैंड। ये किस में पाई जाती है भाई साहब, आंखों में पाई जाती है, आंखों में पाई जाती है। एक बात बताऊं मजेदार, हाँ सर बताओ, तो सुनो। वो बात ये है, सबसे बड़ी तो है यकृत, और सबसे छोटी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, यही है लेक्राइमल। सबसे छोटी बहिस्त्रावी ग्रंथि है, ग्रंथि। लगे याद, ये और बता दो किसका स्त्रावण करती है साहब, आंसुओं का स्त्रावण करती है। किसका, आंसू निकलते हैं भाई साहब, आंसू, टीयर्स बोलते हैं ना, आंसू। और आंसू के अंदर पाया क्या जाता है, आंसू के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो ध्यान रखना, आंसू के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। दिमाग में रख लेना भाई साहब, मैंने तो आपको जानकारी दे दी, लाइसोजाइम एंजाइम। वो आपने बात सुनी ना कि मोहब्बत एक है एहसासों की कहानी, तू समझे तो मोती है, तू ना समझे तो पानी। वही बात है भाई, मैं उन्हीं आंसुओं की बात कर रहा हूँ जी। आगे बात करते हैं सर, जो थोड़ा बैक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं थोड़ा ऊपर करते हैं। उसके बाद कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बेटा जी, उसके बाद आपके अंदर पाई जाती है दो नंबर ग्रंथि है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, पसीने के अंदर पाई जाती है स्वेट ग्लैंड, स्वेट
और किसका निष्कासन करते हैं? पसीने का, पसीने का। सुनो, बढ़िया सी बात सुनो भाई आप एक, है ना। पसीने का, कहां से पसीना कहां से निकलता है? त्वचा से। जी ओके। अगली बात करें, करो सर। सुनो, फिर पाई जाती है बहिस्रावी ग्रंथियों के रूप में आपकी लार के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? नंबर 3 लिख रहा हूं, लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथियों के बारे में भाई साहब मैं पाचन के अंदर डिटेल से बात कर चुका हूं, देख सकते हो। किसका स्त्रावण करते हैं? लार का स्त्रावण करते हैं। जी सर, ये भी हो गया। नंबर 4 देखिए आप। उसके बाद पाई जाती है बेटा 4 नंबर आपकी दुग्ध ग्रंथियां, मेमल ग्लैंड बोलते हैं भाई साहब, दुग्ध ग्रंथियां। इसका एक और नाम दिमाग में रखना, मेमल ग्लैंड। जी, महिलाओं में पाई जाती हैं भाई साहब। किस में पाई जाती हैं? महिलाओं में पाई जाती है। जी, ये 4 नंबर। 5 नंबर बता देते हैं सर। बताओ सर। आपकी पाई जाती है पेट के अंदर। नंबर 5 पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां सर? जठर ग्रंथियां। कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में। पाचन में बात कर चुके हैं, अब कोई बात नहीं करेंगे, आमाशय। जी, अब 6 नंबर बता दो सर। लो सुनो भाई, 6 नंबर के बारे में खूब बात कर चुका हूं, यहां केवल नाम लिखूंगा। जी 6 नंबर ये पड़ी आपकी, आपकी लीवर, लीवर, यकृत, यकृत। किसका स्त्रावण करती हैं भाई साहब? पित्रस का स्त्रावण करती हैं, पित्रस का। बॉडी का सबसे बड़ा अंग भी यही है और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि यही है, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि। और सबसे छोटी कौन सी है? अश्रु ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि। जी सर, एक और रह गई सर। हाँ भाई, एक और रह गई, मैं उसी की बात कर रहा हूं भाई, आप चिंता न करें, मैं बताने आया हूं आपको, है ना। और उसका नाम बेटा अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। किसका स्त्रावण करती है? अग्नाशयी रस का। किस रस का? अग्नाशयी रस का। कहां पाई जाती है? उदर गुहा के नीचे, लीवर के पास पाई जाती है। लिख देता हूं, अब्डोमिनल के पास, उदर गुहा के पास। जी जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने क्या देखा? एक बार पैनल को सेट कर ले। देखिए भाई, जो आपने देखा मैं उसी की बात करूंगा। ये देखा आपने, है ना। क्या देखा हमने सर? ये देखा बहिस्त्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। जी सर बिल्कुल होती हैं। किसका स्त्रावण करती हैं? HCl प्लस रस प्लस एंजाइम का। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? अश्रु ग्रंथि है। किस नाम से जाना जाता है इसको? लेक्राइमल ग्लैंड। कहां पाई जाती है? आंखों में। सबसे छोटी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। और किसका स्त्रावण करते हैं? आंसुओं। और आंसुओं में क्या पाया जाता है? आपका लाइसोजाइम। उसके बाद कौन सी? पसीने वाली ग्रंथियां। और कहां पाई जाती है? आपकी त्वचा में। उसके बाद कौन? लार ग्रंथियां। किसका स्त्रावण करती है? लार का। डाइजेशन में अच्छे से पढ़ा रखा है, देख लेना आप। फिर दुग्ध ग्रंथियां हैं, फिर जठर ग्रंथियां हैं, फिर लीवर, पित्रस का सिक्रेशन करते हैं, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि। और फिर है अग्नाशय ग्रंथि। किसका स्त्रावण करती है? अग्नाशय रस का। और कहां पाई जाती है? आपकी उदर गुहा में। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, मुझे जी दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। कल अपन इसी आगे देखेंगे।